नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम कोचिंग में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए जीएस सेगमेंट में इतिहास विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, आइए। मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसकी जो लिथि है, औजार है, माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ, ठीक है। इसी को कहा जाता है सूक्ष्म प्रकार के उपकरण। उपकरण, ठीक है। ये लगभग टाइमिंग की बात की जाए तो अभी इतिहासकारों में नवीन एनसीईआरटी कुछ और कह रही है और पुरानी एनसीईआरटी कुछ और कह रही है। मोटा मोटा हम लोग प्रवृत्तियों के आधार पर चीज़ों को सीखेंगे। मान लेते हैं 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक जो पुरानी एनसीईआरटी जिसको सपोर्ट करती थी, हम उसी को लेके चलते हैं। 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी, ठीक है। टाइमिंग का बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इनके लिथि जो है, औजार है, उनके आधार पे इनकी क्या विशेषताएं रही हैं, क्या कल्चर डेवलप हो पाया है इस काल में, इन चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है। तो आइए, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं जो है, प्रमुख जो प्रवृत्ति थी वो था पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की शुरुआत, ठीक है। मध्यकालीन मानव जो है पशुओं के महत्व को समझ गया, ठीक है, कि पशु आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो पशुपालन की शुरुआत की। कहां से शुरुआत हुआ? देखिए भैया, यहां पे है बागौर राजस्थान में, और एमपी में है आदमगढ़। ठीक है। तो एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर, यहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन की शुरुआत दिखाई देती है कि साक्ष्य, ठीक है। कहां से? आदमगढ़ और बागौर से। बागौर कहां पे है? राजस्थान में है, ये एमपी में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है और ये एमपी में है। दोनों में अगर आपसे पूछे तो सबसे प्राचीन लगभग 5,000 बीसी के, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य बागौर से। सबसे पुराना का इसमें से कौन से है? ठीक है, पुराना साक्ष्य है यही, ठीक है, बागौर। तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य है बागौर, ठीक है। लेकिन दोनों मध्य पाषाण काल का स्थल है, बागौर और आदमगढ़, जहां से पशुपालन की शुरुआत होती है। और इसी के साथ किसी नगर के डेवलपमेंट में आप देखते हैं प्राथमिक सेक्टर जो आता है उसमें क्या है? कृषि और पशुपालन आता प्राथमिक सेक्टर में। तो पशुपालन से मानव परिचित हो जाता है किस काल में? मध्य पाषाण काल में। कुछ और घटनाएं भी घटती हैं, जैसे यहां पे है बेलन घाटी, चर्चा हो चुकी है कल के क्लास में, ठीक है। तो बेलन घाटी में एक स्थल है मैदहा, ठीक है, मैदहा। यहां से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान मतलब स्त्री प्लस पुरुष, ठीक है, पुरुष दोनों के जो है शव एक ही कब्र में मिले हैं, ठीक है। तो युगल समाधान के साक्ष्य हैं, मतलब
कहा जा सकता है कि कहीं सती प्रथा जैसी ऐसी प्रचलन जो है वहां था क्या, ठीक है। तो एक संभावना बनती है। युगल समाधान के साक्ष्य कहां से दिखाई दे रहे हैं? मैदाहा कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। बेलन घाटी का स्थल है मध्य पाषाणिक, ठीक है। दूसरे जो स्त्री है भैया, ठीक है, स्त्री जो है इसके गले में एक माला है, मृग सिंह के छल्ले हैं, ठीक है। तो स्त्री के गले में मृग सिंह के छल्ले हैं। छल्ले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो युगल समाधान मिला है उसमें स्त्री के गले में, ठीक है, मृग सिंह के छल्ले, मतलब उस दौर की स्त्रियां सौंदर्य बोध से परिचित होने लगी थी, ठीक है। इसीलिए माला वगैरह, ठीक है, पहनना शुरू, भले ही ये मृग सिंह के ही बने हुए थे, बट आभूषण का प्रयोग शुरू हो गया था। सौंदर्य के प्रति उनकी चेतना जागृत हो चुकी थी, ठीक है। तो किस काल में? मध्यपाषाण काल में। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यहीं पे कुछ स्थल और हैं, जैसे सराय नाहर राय, ठीक है, दमदमा, ठीक है, मैदाहा हो गया। एक स्थल है चोपानी मांडो, यहां से दो चीजें प्राप्त हुआ है। चोपानी मांडो है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चोपानी मांडो है, ठीक है। यहां से दो चीजें प्राप्त हुई हैं, वन्य धान, ठीक है, और अनगढ़ मृदभांड। अनगढ़ मृदभांड मतलब मृदभांड की एक आरेख दिख रहा है, मतलब इस तरह से बने हुए जो यूजलेस हैं, ठीक है, ऐसे मृदभांड दिखाई दे रहे हैं और जंगली धान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर कृषि नहीं हो रही है। हम लोग नवपाषाण काल में पहुंचेंगे, वहां पे प्रॉपर कृषि और जो है प्रॉपर जो है मृदभांड परंपरा शुरू हो जाएगी, क्योंकि अग्नि के उपयोग की जानकारी मानव नवपाषाण काल में सीख जाएगा, ठीक है, इस चीज को। तो मध्य पाषाण काल की प्रमुख प्रवृत्तियां यही है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो है पशुपालन की शुरुआत किसके काल में हुई? आदमगढ़ और बागौर से शुरुआत हुई। किस काल का स्थल है? मध्य पाषाण काल का। इसकी लिथि क्या है? माइक्रोलिथ है, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे युगल समाधान के साक्ष्य कहां से हैं? मैदाहा से हैं। यहीं से एक और चीजें प्राप्त हुई हैं, बूचड़ खाना के साक्ष्य, बूचड़ खाना के साक्ष्य, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बूचड़ खाना के साक्ष्य कहां से हैं? मैदाहा किस काल की साइट है? मध्य पाषाण काल। कहां का है? देखिए यूपी रीजन है, इसी को बेलन घाटी कहा जाता है। यूपी में मैदाहा प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो यहां से बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान मिला है, ठीक है, स्त्री पुरुष, ठीक है, और स्त्री के गले में एक मृग सिंह की माला है या छल्ला है। चौपानी मांडो है, जहां से वन्य धान और अनगढ़ टाइप के मृदभांड मिले हैं, ठीक है। और ये सराय नाहर राय से 4 नरकंकाल और दमदमा से 3 नरकंकाल, ठीक है। तो ये नरकंकाल बहुत ज्यादा, ठीक है, बस इस तरह से, क्योंकि आदिमानव हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नरकंकाल, और यहीं पे एक लेखैया स्थल है, वहां से सर्वाधिक नरकंकाल। तो ये सब सूचनाएं जो है मध्य पाषाण काल से हमें प्राप्त होती हैं। मुख्यतः जो आगे की सभ्यता में जो बड़ी चीजें ऐड होती हैं, मानव युगल समाधान जैसी प्रवृत्तियों से परिचित हो जाता है, तथा सबसे बड़ा जो फैक्टर जो यहां से प्राप्त होता है वो है पशुपालन के महत्व को मानव समझ जाता है। और नवपाषाण काल में मिलेगा बुर्जहोम, जहां से पहला पालतू पशु क्या होगा? कुत्ता होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नवपाषाण काल। ठीक है, इसकी जो लिथ है वो नियोलिथ है। इसका जो औजार है वो नियोलिथ है। यह सेल्ट प्रकार के पत्थरों से बना हुआ था। सेल्ट मतलब मुलायम प्रकार के पत्थरों से बना हुआ था।
अब यहाँ भी इतिहासकारों का विवाद है, ठीक है। नवीन एनसीईआरटी 6-7 हजार से मानती है, ठीक है, और पुरानी एनसीईआरटी 9,000 से मानती है। तो अभी भी हम लोग पुरानी एनसीईआरटी के आधार पे ही लेके चल रहे हैं डेट, ठीक है। 9,000 बीसी से लेकर लगभग 1,000 बीसी के बीच में, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी के आधार पे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डेट का इशू नहीं, कंट्राडिक्शन ये चीजें, हाँ, इस काल की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पे इस काल का विकास हुआ, उनका और सभ्यता में क्या योगदान ये चैप्टर जोड़ पाया, ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। आइए, प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। आइए, पहला, आग के उपयोग की जानकारी प्राप्त हो गई मानव को। जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा, कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है। तीसरा, कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो गया। प्रयोग शुरू हो गया। चौथा, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, आग के उपयोग की जानकारी तथा कृषि की शुरुआत और कुम्हार के चाक का प्रयोग, ठीक है, शुरू हो जाता है और स्थायी जीवन की शुरुआत भी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर ज्ञान से मानव परिचित हो गया। इस काल में टेम्परेचर ज्ञान से परिचित हो जाता है और टेम्परेचर ज्ञान के फलस्वरूप ही आप देखते हैं कृषि सेक्टर में, आप देखते हैं रबी, खरीफ, जायद की फसलें जो है ये टेम्परेचर, वर्षा, इन्हीं पे आधारित होती हैं। तो जिससे इन्हें जो है कृषि की शुरुआत या कृषि करना आरंभ करते हैं इस काल के लोग। और जब कृषि की शुरुआत हो जाती है, टेम्परेचर या आग के उपयोग की जानकारी होती है, तो पके हुए बर्तन बनाना, ठीक है, और मिट्टी के जो है बड़े बड़े चाक बनाना इस तरह से, ठीक है, पहिया का आविष्कार करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगा, पके हुए मिट्टी के बर्तन। और जब ये सब शुरू हो जाएगा तो स्थायी जीवन भी मानव जीने लगेगा। इसके पहले की सभ्यताओं में क्या था, मध्य पाषाण या पूर्व पाषाण काल में यायावरी जीवन था उनका, ठीक है, गुफाओं में रहते थे और शिकार पे निर्भर थे। अब शिकार से आगे बढ़ के, ठीक है, आप देख रहे हैं कृषि करना शुरू कर देंगे इस काल में और स्थायी जीवन शुरू कर देंगे और पके हुए बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी जो क्रांति होती है, अभी तक अग्नि से परिचित तो थे पूर्व पाषाण काल में, लेकिन अब आग का उपयोग करना सीख जाएगा मानो यहाँ पे, और यहाँ से काफी, इसी को नवपाषाणिक क्रांति भी कहा जाता है। आइए, इससे क्या फर्क पड़ा, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो यहाँ पे एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़, और इस मेहरगढ़ में आप देखेंगे कि 7,000 बीसी, 7,000 बीसी के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। फिर पूछा जाएगा कौन कौन सी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो आप यहां पढ़ेंगे गेहूं, जौ और कपास। ये तीन चीजें कहां से मिली हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है। और यहीं से आपको पालतू भैंस के भी साक्ष्य मिले हैं। पालतू भैंस के भी साक्ष्य मिले हैं,
तो आप ध्यान रखिएगा, दूध घी इनके पास है, जौ की रोटी है, गेहूं की रोटी है। इस क्षेत्र को, ये बलूचिस्तान क्षेत्र है, यहां से आप देखेंगे ये है किरथर और सुलेमान रेंज, सुलेमान और किरथर रेंज, ठीक है, रेंज है। और ये क्षेत्र है बलूचिस्तान, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र को रोटी के टोकरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां गेहूं जौ की उपलब्धता है, ठीक है, इसलिए इसको रोटी के टोकरी के नाम से जाना जाता है। और यहीं शुरू होता है प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। स्थायी जीवन की जो प्राचीनतम शुरुआत मानी जाती है, कहां से? मेहरगढ़ से मानी जाती है, ठीक है। और कृषि में हम लोग देख लेते हैं, यूपी में संत कबीर नगर है, यहां एक स्थल है लहुरादेव, लहुरादेव। और इसी लहुरादेव में, ठीक है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, लगभग 9000 बीसी से लेके 8000 बीसी के, ठीक है। क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं प्रयागराज में एक स्थल है कोलडिहवा, कोलडिहवा, यहां से प्राचीनतम 6600 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल के साक्ष्य। तो चावल के साक्ष्य आप देख रहे हैं यूपी में है, ठीक है। कहां दो स्थल है? कोलडिहवा, लहुरादेव। यहां पे चावल का कोई साक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा यूपी रीजन में नवपाषाण काल में लहुरादेव और कोलडिहवा है जो चावल के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होता है। यहां पे एक स्थल है बुर्जहोम, दूसरा स्थल है गुफ कराल, ठीक है। तो बुर्जहोम और गुफ कराल से, यहां से जो है दोनों में समानता यह है कि यहां दोनों जगह पे गर्त आवास मिला है, गर्त आवास, गर्त आवास मिला है, ठीक है। कहां पे? बुर्जहोम और गुफ कराल, दोनों साइट कहां पे है? देखिएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किस काल का स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है, ठीक है। गर्तवास, गड्ढेदार घर के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्जहोम से क्या मिला है? तो यहां पे मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो पहला पालतू पशु कुत्ता कहां दिखाई दे रहा है? नवपाषाण काल में बुर्जहोम में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पूछे तो रोपड़ माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे पहला पालतू पशु आपके समक्ष आ गया है, क्या है? कुत्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला पालतू पशु कुत्ता दिखाई दे रहा है। और पशुपालन की शुरुआत कब दिखाई दे रही है? मध्यपाषाण काल में। लेकिन पहला जो पालतू पशु, ठीक है, डिकोड हो रहा कहां पे? नवपाषाण काल में बुर्जहोम से। कहां पे साइट है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। आइए अगली साइट यहां पे एक है महगड़ा, महगड़ा। यहां से भैया गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा, गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले कहां से? महगड़ा से। और यहीं से पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है, पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो ये साइट है नवपाषाण काल की। ये देखिए बिहार में एक स्थल है चिरांद, यहां से हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा हड्डी के औजार क्यों महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्योंकि सारी लिथियां जो है आपने पढ़ा है वह पत्थरों से निर्मित है। पहली बार औजारों के सेक्टर में हड्डी का उपयोग होता दिखाई दे रहा है। इसके पहले महदहा एक स्थल था जहां हड्डी से मृग सिंह की माला दिखाई दी, वहां औजार नहीं था बल्कि सौंदर्य बोध में काम आ रहा था। लेकिन यहां पे पहली बार एक स्थल है चिरांद, ठीक है, जहां बिहार में है नवपाषाण काल का, यहां पे हड्डियों के भी औजार बनाए जाने लगे थे, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ इस काल में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आग के उपयोग की जानकारी, कृषि की शुरुआत, कुम्हार के चाक का प्रयोग, ठीक है। और स्थायी जीवन, तो स्थायी जीवन आप देख रहे हैं कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। 7000 बीसी का यहाँ पे कृषि है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे चावल नहीं है,
चावल कहाँ पे है, सबसे प्राचीनतम कृषि अगर आपसे पूछे तो लहुरा देव मारिएगा, क्योंकि ये 9000 बीसी का है। ठीक है, अगर मेहरगढ़ के साथ लहुरा देव भी दे रहा है तो यहाँ पे 7000 बीसी का है। तो अब सबसे प्राचीनतम कृषि की बात अगर होगी तो लहुरा देव मारिएगा। ठीक है, यहाँ ज्यादा मात्रा में अनाज आपको दिखाई दे रहे हैं, गेहूं, जौ, कपास। हाँ, कपास से ध्यान रखिएगा कि कपास का ओरिजिन भारत ही है और कहां से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। किस काल में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की जो क्रांति थी, आग के उपयोग की या टेम्परेचर ज्ञान से परिचित होना, उसके बाद कृषि की शुरुआत हो जाती है और कृषि के साथ साथ स्थायी जीवन मानव रहने लगता है। तो जीवन, अस्थायी जीवन के लिए उसकी झोपड़ियां कैसे थी, गोलाकार झोपड़ी मैगड़ा से, और गर्तवास गड्ढेदार घर जो प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम और गुफकराल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सब प्रवृत्तियां नवपाषाण काल की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसकी टाइमिंग है भैया 4000 बीसी से लेकर 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज। आइए देख लेते हैं यहां क्या क्या विकास हुआ। आइए देखिए भैया, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, तो मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया पहली धातु है, ठीक है, वो क्या है, तांबा। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है, तांबा है। ठीक, और यही ताम्रपाषाण काल की विशेषता होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कहां पे। ये देखिए राजस्थान है, ये बनास नदी घाटी है, बनास नदी है। यहीं पे एक स्थल है आहार, एक स्थल है गिलिंद। ठीक है, गिलिंद। यहीं पे एक स्थल है गणेश्वर। ठीक है, तो आहार, गिलिंद और गणेश्वर जो है, ये आहार को कहा जाता है तांबवती। क्यों कहा जाता है तांबवती? केवल यहां केवल तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मिली हैं। ठीक है, कहां से? आहार से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तांबवती। किसको? आहार को। और सभी जगह ताम्र प्लस पाषाण काल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो पहले के औजार आ रहे हैं, पत्थरों के, पाषाण के, ताम्र के, सब मिले जुले मिल रहे हैं, लेकिन एकमात्र स्थल है आहार जिसे ताम्रवती कहा जाता है, और यहां पे क्या है, ठीक है, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। देखिए गणेश्वर है, यहां से एक तांबे का बाणाग्र मिला है, ध्यान रखिएगा, तांबे का बाणाग्र मिला है। आइए एमपी में देख लेते हैं, यहां एक स्थल है नौदा टोली, नौदा टोली। ये ताम्रपाषाण काल का सबसे बृहद स्थल है। बृहद स्थल है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का सबसे बृहद स्थल है, कहां पे होगा ये? एमपी में। और दूसरा स्थल है गुंगेरिया, दूसरा स्थल है गुंगेरिया। ये यहां सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है। ठीक है, यहां
सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है। यहां सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है। ठीक है, यहां सबसे बड़ी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई कहां से? गुंगेरिया। यहां दो संस्कृतियों की भी चर्चा हम कर दे रहे हैं। यहां पे है मालवा संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, और दूसरी है कैथा संस्कृति। कैथा संस्कृति, ठीक है, ये है एमपी में। और यूपी में एक संस्कृति है नरहन संस्कृति। नरहन संस्कृति, ये ध्यान रखिएगा, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं। और चौथी संस्कृति जो ताम्रपाषाणिक है उसे कहा जाता है जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति किस काल की ये संस्कृतियां हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। आप देखते हैं कि मराठा कल्चर, मराठी वेशभूषा, खान पान, वहां के नृत्य, वहां की जीवन शैली पे जो जिसका प्रभाव है वो है जोरवे संस्कृति का। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जो भी साइट होगी उस पे प्रभाव होगा जोरवे संस्कृति का। तो ध्यान रखिएगा, यहां सबसे प्रमुख साइट जो आपको पढ़ना है इनामगांव। इनामगांव, और इस इनामगांव से 5 कमरे का मकान मिला है। कमरे का मकान मिला है। 5 कमरे का मकान मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 कमरे का मकान मिलने का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण संस्कृतियां अब शहरीकरण की तरफ बढ़ रही हैं, बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा अस्थि के मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो यहां पे अस्थि के मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और दूसरा 5 कमरे का मकान मिला है। कहां से? इनामगांव। इनामगांव कहां पे है? महाराष्ट्र में है। किस काल का स्थल है? ताम्रपाषाण काल का स्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा यहां देख लेते हैं, एक स्थल है नेवासा। नेवासा, और नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन के साक्ष्य, ठीक है, मतलब जूट उद्योग की शुरुआत जो होगी पटसन से होगी। कहां से प्राप्त हो रहा? सबसे पहले नेवासा, महाराष्ट्र। नेवासा, इनामगांव जोरवे संस्कृति के तहत आते हैं। ठीक है, और यहीं पे एक स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में, ठीक है, इन चीजों का विकास हुआ है। ठीक है, सबसे बृहद स्थल कौन सा है? नौदा टोली है, ध्यान रखिएगा। कहां पे है? एमपी में है। सबसे ज्यादा ताम्र वस्तुएं कहां प्राप्त हुई हैं? गुंगेरिया में। ठीक है, और इनामगांव किस काल का स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ 5 कमरे का मकान है और अस्थि की मातृ देवी की मूर्ति है। ठीक है, नरहन संस्कृति किस काल की है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, यूपी में है। मालवा संस्कृति के मृदभांड जो है हड़प्पा काल के से भी अच्छे मृदभांड माने जाते थे। और कैथा संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा के समतुल्य माने जाते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आपका इंतजार कर रही है। वह एक नगरीय सभ्यता होगी और ये हम लोग ग्रामीण सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे से कोरिलेशन देखा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे किन क्षेत्रों में ये संस्कृति थोड़ी प्रगतिशील दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा आहार गिलिंद। आहार ऐसा स्थल है जहां तांबे की वस्तुएं मिलने की वजह से उसका नाम क्या है? तांबवती है। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछा जाएगा। और मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा है। ठीक है, और पहला पालतू पशु क्या हुआ? कुत्ता। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं लौह युग में। अगले चैप्टर लौह युग। ठीक है, लौह युग। देखिए, भारत में लोहा का प्रयोग जो है 1000 BC से शुरू हो रहा है और अभी तक हम लोग लोहा ही प्रमुख धातु है। जो आधुनिक सभ्यताएं हैं उसका आधार क्या है? इस समय आप देखेंगे तो लोहा ही है। लगभग हर जगह लोहा दिखाई देगा।
तो जो आधुनिक सभ्यताएं उनकी आधारभूत धातु मान लिया जाए तो लोहा ही है। आइए देखते हैं इसमें इसकी प्रमुख प्रवृत्ति देख लीजिए। प्रमुख प्रवृत्ति जो है या प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहां पे महापाषाणिक कब्रें प्राप्त हुई हैं। महापाषाणिक कब्रें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, यहां एस माउंटेन प्राप्त हुआ है। एस माउंटेन प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्या है, यहां की प्रमुख फसल रागी थी। तो ध्यान रखिएगा, महापाषाणिक कब्रें कहां से प्राप्त हुई हैं, लौह युग से। ठीक है। एस माउंटेन या राख के टीले कहां से मिले हैं, लौह युग से। और वहां लौह युग की प्रमुख फसल क्या थी, रागी। आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए भैया, सबसे पहले लौह युग दक्षिण भारत में आया 1000 बीसी में। ठीक है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो 1300 बीसी के बीच में वैश्विक स्तर पे लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। भारत में आते आते ये लगभग 1000 बीसी के आसपास लौह युग दिखाई देता। कहां पे, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में पहुंचने में यहां पे एक स्थल है यूपी मैनपुरी एटा में। ठीक है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, यहां से लोहे के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। निक्षेप मतलब निधि प्राप्त हुई है। कहां से, अतरंजी खेड़ा। कहां पे है, एटा, यूपी। ठीक है। तो आप देखिएगा अतरंजी खेड़ा से लगभग कब प्राप्त हुआ है, तो 850 से 750 बीसी हम लोग देख लेते हैं। लगभग 800 बीसी के आसपास जो है अतरंजी खेड़ा से उत्तर भारत में लोहे का निक्षेप प्राप्त हो रहा है। ठीक है। मतलब मानव उत्तर भारत का मानव 800 बीसी के आसपास लोहे से परिचय प्राप्त कर रहा है। ठीक है। दक्षिण भारत में 1000 बीसी में, तो दक्षिण भारत में 1000 बीसी में लोहे जैसी कठोर धातु प्राप्त हो जाने से क्या जीवन शैली में बदलाव आया। पहला बदलाव ये आया कि दक्षिण भारत का जो समाज था, ये आप देख रहे हैं मैदानी भाग है और ये दक्षिण भारत में पहाड़ी भाग है सब। ठीक है। तो पहाड़ों पे बड़े बड़े जो चट्टान, कठोर चट्टान हैं, उनको हटाने के लिए किसी कठोर धातु की जब प्राप्ति हो गई, लोहे की प्राप्ति हो गई, अब वो बड़े बड़े चट्टानों को हटाए जाने में सक्षम हो गए। तो जिससे उनके संस्कृतियों में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे महापाषाणिक कब्रें, महापाषाणिक कब्रें ये क्या थी, तो आप देखिए बड़े बड़े जो पत्थर को इस तरह से हटा के, ठीक है, जगह बनाया जाता था। इसमें सामूहिक कई ग्रामों के जो 100 थे, जो लोग मृत्यु प्राप्त करते थे, उन्हें लाके इसमें दफना दिया जाता था, ऊपर से पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो इस तरह से कहीं कहीं बड़े बड़े स्तर पे महापाषाणिक कब्रें मिली हैं। ये लौह युग की जो है विशेषताएं हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, एज माउंटेन या राख के टीले, राख के टीले। ठीक है। ये विशेषता कैसी थी, तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो भेड़ पालक या पशु पालक होते हैं, वो गंगा के किनारे या किसी मैदानी भाग में चले गए और अपने पशुओं को छोड़ दिए, वो चर के आसानी से घर आ जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की स्थितियां दुरूह थी, कठिन। पहाड़ों के ऊपर जो है एक तो शिकारी जानवर और दूसरे पहाड़ों की ऐसी संरचना होती है कि कोई पशु गिर के और मर सकता है, उनकी हानि हो सकती है। इसलिए पशुपालक ऐसे स्थान, सुरक्षित स्थान की तरफ जाते थे जहां पहाड़ों के ऊपर भी थोड़ा मैदानी भाग हो, जहां घास की उपलब्धता हो, और वहां पे वो प्रवास करते थे 2-2, 4-4, 6-6 महीने। ठीक है। तो इस तरह से वहां पे पशु चरते थे और वो रहते थे। और जब बरसात वगैरह का सीजन होता था तो जो उसका डंग था, गोबर,
एक जगह इकट्ठा करके, ठीक है, उसमें आग लगा दिया करते थे प्रायः, ठीक है। और जब वहां देखा गया तो वहां एक एक जगह राख के ढूंढ मिले हैं, ढेर मिले हैं बहुत, उसी को कहा गया है ऐश माउंटेन। ये किस काल की विशेषता थी? लौह युग की विशेषता मानी गई, ठीक है। और तीसरा वहां एक विशेष फसल दिखाई दी, रागी, जिसमें लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। और अभी उत्तर भारत में, यूपी में स्पेशली आप देख रहे हैं, कोटा सिस्टम में सरकार ने महिलाओं में लौह तत्व की कमी होने की वजह से रागी 2-2 किलो रागी बांटने का निर्णय लिया था अभी करंट के क्वेश्चन में। तो ये रागी जो है लौह युग की विशेषता है दक्षिण भारत में। अब आपसे ये पूछेगा इस तरह से सवाल यहां पे कि दक्षिण भारत का कोई स्थल, जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका में पूछेगा कि राख के टीले, ठीक है, राख के टीले कहां पाए जाते हैं? तो अब यहां का कोई भी स्थल है, ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है, जैसे सगन कल्लू, पिकलीहल, हल्लूर। अब इस तरह से बहुत सारे स्तर आपको मिल जाएंगे, आप याद ना करिए, आप देख लीजिए कि इनका नाम कुछ कर्नाटक में और इधर तमिलनाडु में कुछ इसी टाइप के नाम मिलेंगे, जो सामान्यतः जो इधर के नाम है उससे थोड़ा सा टिपिकल टाइप के नाम मिलेंगे। और ये सभी विशेषताएं दक्षिण भारत की हैं, अतः दक्षिण भारत के स्थल मिलेंगे तो वहां पे ऐश माउंटेन, महापाषाणिक कब्रें आदि ये सब चीजें प्राप्त होती दिखाई देंगी। तो इसलिए आप एक एक नाम ना याद करके बल्कि प्रवृत्तियों का अध्ययन करें और उसके आधार पे जो भी यहाँ पे हो डाटा, और ऊपर से वो 2-3 विकल्प में यहां से देगा सिंपल सा नाम, और इधर सगन कल्लू, पिकली हल, उतनूर, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे स्थल देगा जहां से ऐश माउंटेन या महापाषाणिक कब्रें प्राप्त होती दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पाषाण काल को आज पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग जो ग्रामीण संस्कृति या प्राक इतिहास काल के तहत जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे हड़प्पा सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता की तरफ, ठीक है। तो आज हम लोग आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं पहली नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की तरफ, ठीक है। धन्यवाद।